हेलो एवरीवन। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स वो स्किल्स है जो इनटैंजिबल होती है, जिसको आप हम लोग बोलते हैं ना, मेजर नहीं कर सकते, बट ये बहुत नेसेसरी है आज की डेट में, डे टू डे लाइफ और हमारे काम के लिए। टेक्निकल स्किल्स के भी ऊपर सॉफ्ट स्किल्स आती है। आपके जो भी एरिया में आप काम करते हो उससे भी ऊपर आता है सॉफ्ट स्किल्स। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी चीजों का मिश्रण, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, बहुत सारी चीजों का एड ऑन है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एक पार्ट में रखा है। सेल्फ अवेयरनेस होती है, एस्पिरेशंस होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ह्यूमन कैपिटल, पोटेंशियल क्या है, टैलेंट क्या है, आइडेंटिटी क्या है, सेल्फ नॉलेज क्या है, सेल्फ अवेयरनेस क्या है। ये सारी चीजों का मिश्रण होता है सॉफ्ट स्किल्स। किसी भी एक नॉन सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली नॉन टेक्निकल स्किल्स बोल सकते हो, इनटैंजिबल स्किल्स बोल सकते हो, पर्सनालिटी स्पेसिफिक स्किल्स बोल सकते हो। एंड जिससे हमें पता चलता है कि सामने वाला पर्सन लीडर है, लिसनर है, नेगोशिएटर है या कॉन्फ्लिक्ट मीडिएटर है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सॉफ्ट स्किल्स के। जैसे कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि खाली वो प्लीजेंट पर्सनालिटी है तो उसका सॉफ्ट स्किल्स अच्छा है, या मैं ऐसे भी नहीं बोल सकता कि वो अच्छा बात करता है तो ये सॉफ्ट स्किल्स है, या खाली उसकी लैंग्वेज पे कमांड अच्छा है तो सॉफ्ट स्किल्स अच्छा है। ये सब चीजों का मैंने ऐसे हिंदी वर्ड हम लोग बोलते हैं मिश्रण बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें उसमें इनकलकेट करनी पड़ेगी जब आप सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रहे हो। सॉफ्ट स्किल्स कहाँ काम आता है गाइस? कोई भी इंडस्ट्री में सॉफ्ट स्किल्स काम आएगा। चाहे वो आईटी इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, फैमिली बिजनेस हो, या जॉब करते हो, किसी भी इंडस्ट्री में आप काम करो, इट इज कंपलसरी कि आपकी पर्सनालिटी प्लीजेंट हो, आपका लैंग्वेज पे कमांड भी अच्छा होना चाहिए, आप स्मूथ टॉक होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। तभी जाके वो सक्सेस हम कर सकते हैं हमारी इंडस्ट्री में, हमारी फील्ड में। ये सॉफ्ट स्किल्स मेजर नहीं की जा सकती गाइस, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। हम ऐसा बोलते हैं, मतलब मैं क्रिकेट, आई एम फैन ऑफ क्रिकेट। सो क्रिकेट में धोनी है, धोनी को हम लोग बोलते हैं कैप्टन कूल बोलते हैं। जहाँ पे सॉरी, सौरव गांगुली को हम लोग एग्रेसिव बोलते हैं। बट मुझे सौरव गांगुली भी पसंद है, वो पर्सनालिटी एग्रेसिव वाला है, यू नो। और सेम टाइम पे धोनी की भी पर्सनालिटी पसंद है, कैप्टन कूल वाली, वो कभी गुस्सा नहीं करता है। तो दोनों ही अलग, टोटली ऑपोजिट पर्सनालिटीज है, येट हम सबको दोनों पर्सनालिटीज पसंद आती है। सॉफ्ट स्किल्स फॉर्मली मैं आपको नहीं सिखा सकता गाइस, ये आपको देख के ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इससे आप सीख सकते हो। आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हो कि हमको क्या चीज सामने वाले से अच्छी लगती है। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि इसकी मुझे ये आदत अच्छी लगती है, ये लोगों को भी पसंद आता है, ये अच्छा बोलता है, तो यस, ये स्किल्स को आप अडॉप्ट कर सकते हो। और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अडॉप्ट होता है, ऐसे नहीं कि आज मैंने बस डाउनलोड कर लिया और मेरे अंदर आ जाएगा। उस पर बहुत सारी प्रैक्टिस लगेगी आपको। ऐसे बोल सकते हो सॉफ्ट स्किल्स है ना, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स होते हैं हमारे, हम जहाँ पे भी रहते हैं, जहाँ पे काम करते हैं, तो सॉफ्ट स्किल्स ऑटोमेटिकली हम अडॉप्ट करते जाते हैं। तो जितने आप टफ एनवायरनमेंट में रहोगे, उतने लीडरशिप आपकी इवॉल्व होते जाएगी। जितने आप बहुत ही, हम लोग बोलते हैं ना, कंफर्ट जोन में रहते हो, तो हमारी सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा अच्छी नहीं हो पाती। सो यस, एक मैं ऐसा बोलता हूँ कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। हम लोग घर में है, घर में कंफर्ट है, वर्क फ्रॉम होम अच्छा लगता है, तो हम बाहर नहीं जाएंगे, फील्ड पे नहीं जाएंगे, तो नहीं होता है ऐसे। हर एक को हर चीजें ट्राई जरूर करनी चाहिए, नो डाउट कि आपका एक्सपर्टीज किस में है उसमें काम करना भी जरूरी है। कुछ सॉफ्ट स्किल्स है जो यहाँ पे हम लोग आज बात करने वाले हैं, जैसे कि इंट्रापर्सनल स्किल्स होता है, टीम वर्क होता है, नेगोशिएशन स्किल्स होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, टाइम मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है। सो ये सारे स्किल्स जो है ये सॉफ्ट स्किल्स के अंडर में आते हैं, और ये सारे स्किल्स हमको आने चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब क्या? मैं खुद से मोटिवेटेड हूँ, सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हूँ, मैं ना हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता हूँ, मैं केयरिंग हूँ, मैं एक्टिव लिसनिंग करता हूँ, मैं टीम के साथ काम करता हूँ। सो यस, मेरे इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे हैं। बट मैं टीम के साथ रहता ही नहीं, कभी टीम गई तो गई, ऐसा तो नहीं। इंटरपर्सनल स्किल्स पे काम करने की जरूरत है।
मैं हमेशा लो मोटिवेट हो जाता हूँ। तो मोटिवेट करने के लिए इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए, एक्सटर्नल मोटिवेशन होना चाहिए, ये भी जरूरी है। मैंने कोई पिक्चर देखी, भाग मिल्खा भाग मैंने मूवी देखी थी एंड आई वाज मोटिवेटेड, तो यू नो जिम जाना एंड फिजिकल फिटनेस वापस चालू हो गया। सुल्तान मूवी देखी, फिजिकल फिटनेस वापस चालू हो गया। अब लास्ट काफी टाइम से कुछ है ना अच्छी, मतलब जिम वाली या मोटिवेटेड वाली या फिजिकल फिटनेस वाली मूवी नहीं है, तो डिमोरलाइज हो गया वापस से, यू नो वेट गेन हो गया, वापस से बैठा हूँ। सो अगेन अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए मुझे कि यू नो नहीं, मुझे मेरी हेल्थ अच्छी रखनी है, इसके लिए मुझे बॉडी नहीं बनानी है लेकिन वर्कआउट करना है। ऐसा हम बोलते हैं संस्कृत में कि चलता हुआ शरीर होता है ना वो बहुत सुखी होता है, तो उसका मतलब यही है कि हम वॉक करते रहने चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए, बॉडी मूवमेंट होना चाहिए। ओके, टीम वर्क अगेन गाइस, अपने टीम के साथ काम करना। सो ये चीज एक पर्सनली मेरे गुरु ने मुझे सिखाई थी कि जब भी आप अपने टीम के साथ हो, अपने टीम की अगर मिस्टेक होती है ना तो किसी भी लोगों के सामने वो टीम की मिस्टेक नहीं दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे टीम से कोई मिस्टेक हो गई रहेगी, तो इन फ्रंट ऑफ एवरीवन नो डाउट ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट अ मिस्टेक, उसने इस तरीके से काम किया, ये काम को मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। सो वहां पे वो प्रॉब्लम सॉल्व बाद में, जब हम लोग डिस्कशन में है, ग्रुप मीटिंग में है, उस टाइम पे मैंने 12 बजा दिया कि यू नो तो ये तूने गलती किया था, तो ये मैंने कवर अप दिया है, लेकिन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन वापस से ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। सो ऑलवेज बी अ टीम प्लेयर, यू नो। जब भी अपने क्रिकेट की टीम होती है, उन लोग में कोई भी, मैं ऐसे बोलूंगा, इन फील्ड ऑन फील्ड जब कुछ भी गलती होती है या कुछ भी एग्रेशन होता है, तो मिस्टर कैप्टन कूल कभी भी फील्ड पे वो चीज नहीं दिखाते। वो जब उन लोग यू नो रूम में आ जाते हैं सारे के सारे, जब उनका टीम का मीटिंग चल रहा रहता है, उस टाइम पे वो बताते हैं कि यू नो ये तुमने गलती किया था, इस चीज को हमको आगे नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है, एग्रेशन नहीं दिखाना है फील्ड पे, कुछ बुरा नहीं बोलना है किसी को। सो यस, ऑन फील्ड वो कभी किसी को टीम को नीचे नहीं दिखाते, पूरी टीम ने काम किया ऐसे बोलेंगे। नेगोशिएशन स्किल्स गाइस, ये स्किल्स हमेशा हमारे अंदर होनी चाहिए। उसका रीजन है, आपने ये मॉम्स को देखा रहेगा कि हमारी मॉम्स है ना, जब सब्जी खरीदने जाती है या कोई भी सामान खरीदने जाती है या कपड़े खरीदते हैं, उस टाइम पे बिलीव मी गाइस, वो सिर्फ एक सेकंड में, अगर सामने वाले ने 500 बोला तो सीधा 100 बोलेंगे या 200 बोल देंगे। सामने वाला पर्सन, अरे माँ जी 500 का 400 बोले तो मेरे को भी समझ में, आप सीधा 100 बोल देते। नहीं नहीं, बरोबर है, इसका प्राइस इतना ही होता है, मुझे पता है, जबकि हमको पता ही नहीं एक्चुअल प्राइस क्या है, बट दैट इज नेगोशिएशन स्किल्स। और वो डील लिटरली 500 का आइटम जो 100 बोला था वो 250 में डन हो गया, लेकिन अगर उसने 500 बोला रहता और हमने 300 बोला रहता तो वो शायद 400 तक डन होता था। सो दैट इज नेगोशिएशन स्किल्स, कि आप दोनों जगह से यू नो एक मिडिल पॉइंट पे आओ, और उसका भी नुकसान नहीं हो, तुम्हारा भी नुकसान नहीं हो, एंड दोनों ही वो डील सक्सेसफुल हो। नेगोशिएशन स्किल्स इसके ऊपर ज्यादा है। कम्युनिकेशन स्किल्स इज ऑल अबाउट इफेक्टिव आइडियाज को इफेक्टिवली हमको शेयर करने आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, कम ऑन गाइस, मतलब मैं ना सभी से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जब हम लोग है ना कुछ भी काम करते हैं या फॉर एग्जांपल कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, तो बहुत बार ऐसा आप लोगों ने नोटिस किया रहेगा कि इंटरव्यू देने से आप लोग कितनी देर पहले इंटरव्यू के प्लेस पे पहुंच जाते हो, ये सभी से क्वेश्चन है मेरा। ओके, सो काफी लोगों ने आंसर्स दिए हैं, यू नो 1 आवर 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 10 मिनट्स। तो गाइज ये आंसर 1 आवर से 10 मिनट्स क्यों आया, कि हमको अगर जगह नहीं पता रहती तो हम आधा एक घंटा पहले निकलते ताकि हमको रिक्शा बस मिल जाए और हम लोग टाइम पे वहां पे पहुंचे। बट अगर हमको रास्ता नहीं मालूम है, इसके लिए आप जल्दी निकलोगे, तो व्हाई डोंट आप एक दिन पहले, रात को, दिन में, जब भी आपको टाइम मिले, एक छुट्टी पहले वो एड्रेस पे आप जाके आओ, वो जगह कहाँ पे आप देख के आओ, ताकि अगले दिन आप एक घंटा पहले ना जाओ, आप टाइम पे निकलो, 10-15 मिनट पहले पहुंचो, ताकि वो यू नो टाइम किसी का वेस्ट ना हो। आप एक घंटा पहले जाके सिर्फ टेंस रहोगे और कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज यू नो अरे इंटरव्यू में क्या होगा, क्या क्वेश्चन पूछेंगे, हम ये जोन में रहेंगे, और हमारा एक घंटा हमने जो कहीं और यूटिलाइज कर सकते थे वो हमने नहीं किया। शायद वो प्रिपरेशन के लिए हो सकता था कि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछने वाले, वो कंपनी के बारे में हमने थोड़ा सा रिसर्च कर लिया कि वो कंपनी में क्या है, मैं इसमें अपना फ्यूचर देखता हूँ ये कंपनी में, कि अगर मैं ये कंपनी में
जूनियर लेवल पे ज्वाइंट हुआ तो मैं आगे जाके मैनेजर, आगे सीईओ तक जा सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे मेरा फ्यूचर दिख रहा है, इसके लिए मैं ये कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो ऐसे कई आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रख सकते हो उस टाइम में, जबकि आप टेंस में जल्दी निकले और जगह पे पहुंच गए और वहां पे उस टेंशन में हो कि क्वेश्चंस क्या होंगे। सो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट कि इस चीज को आप कैसे मैनेज करते हो। एक और छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जब भी आप नेक्स्ट डे स्केड्यूल करते हो तो हमेशा एक रात पहले अगले दिन सुबह क्या क्या काम करने वो स्केड्यूल करो, ताकि सुबह उठते ही आपको सिर्फ वो पेपर देखना है और आपको काम शुरू करना है। नहीं तो सुबह उठते ही आप अपने ब्रेन को बहुत ज्यादा यूज कर लोगे। आप नोटिस करना, मतलब स्टीव जॉब्स, उसके बाद वॉरेन बफेट है, उसके बाद जकरबर्ग है, ये सब लोग है ना कपड़ों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो एक ही तरह का ड्रेस कोड को फॉलो करते हैं। जैसे वॉरेन बफेट हमेशा 3 पीस सूट में रहते हैं, स्टीव जॉब्स हमेशा वो जीन्स और टी शर्ट में रहते हैं, मार्क जकरबर्ग वो भी टी शर्ट एंड ट्रैक पैंट होता है उनके पास। तो ऑलवेज वो ऐसे बहुत बेसिक में रहते हैं, ड्रेस कोड पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से दिमाग कम यूज करते हैं। कम यूज करना इज उसको प्रेशर करना, दिमाग में प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से जब डिसीजन लेना होता है तो वो ज्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं। दैट इज द सीक्रेट कि ब्रेन को कभी भी ज्यादा प्रेशराइज मत करो किसी काम के लिए, ताकि हम डिसीजन लेने के टाइम पे इफेक्टिवली फास्ट डिसीजन ले सकते हो। नहीं तो सुबह सुबह ये टेंशन लेके बैठ गए कि मैं आज क्या पहनूं, तो पूरा दिन उसी में जाएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसे आपने भी ड्रेस का प्रेशर लिया था, गाइस हमको ये बैलेंस लाइफ को सीखना पड़ेगा कि वर्क प्रेशर को घर पे ना लाए और घर के टेंशन को ऑफिस में ना लेके जाए। जैसे फोटो में आप देख सकते हो, आदमी उसको घर का ईएमआई का टेंशन है, गाड़ी का ईएमआई का टेंशन है, घर का किराने का टेंशन, बीवी बच्चों का टेंशन, तो वो काम कैसे करेगा आदमी यार, इतना सारा टेंशन लेके रखेगा। तो वो बाद में सोचेंगे उसको, अभी ऑफिस में ऑफिस का ये काम अच्छे से करूंगा तो टाइम पे सारी चीजें अच्छे से होगी। एंड सेम ऑफिस का काम है तो घर पे भी नहीं लेके जाना है। सॉफ्ट स्किल्स के बारे में हम अगर बात करें तो ये 3 चीजों में डिवाइडेड है, सोशल थिंकिंग एंड नेगोशिएटिंग। सोशल में इंटरपर्सनल स्किल्स आते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड वैल्यूज ऑफ परसेप्शंस और एटिकेट। थिंकिंग में क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, और नेगोशिएटिंग में कोप अप विद टाइम, स्ट्रेस, इमोशंस एंड टीम वर्क। कैसे इंप्रूव करें सर? मैंने पहले ही बताया था कि आप एक दिन में नहीं कर सकते, ये सिखाने वाली चीज नहीं है, इसको देख के समझना पड़ेगा और उसको एग्जाम्पल्स को हमको अपने अंदर लेना पड़ेगा। पर्सनल रिलेशनशिप, कैरेक्टर्स, एटीट्यूड, ये सब चीजों को डेवलप करना पड़ेगा, जिससे हमारा वर्क परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, हमारे रिलेशन स्ट्रॉन्ग बिल्ड होंगे और हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। यस गाइस, एक छोटा सा एग्जांपल है। स्टीव जॉब्स को पूछा गया था कि आपने अपनी कंपनी का नाम टेस्ला मोटर्स रखा है, टेस्ला रखा है, तो वो क्यों रखा है? बिकॉज आप निकोला टेस्ला को बहुत मानते हो, आप उसको एडमायर करते हो, इंस्पायर करते हो। तो उसका जवाब था, निकोला टेस्ला को मैं बहुत अच्छा इनोवेटर मानता हूँ, बट मैं उनसे है ना बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हूँ। मैं ज्यादा प्रभावित हूँ जिन्होंने बल्ब बनाया था, तो उनके कॉम्पिटिटर थे उस टाइम पे। अच्छा, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि बल्ब किसने बनाया था? एकदम सही जवाब, थॉमस एडिसन। सो गाइज यहाँ पे थॉमस एडिसन से वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है कंपेयर टू निकोला टेस्ला। रीजन, देयर आर मोर देन 300 पेटेंट्स जो निकोला टेस्ला के अंडर में थे, जिन्होंने वो डिजाइन्स बनाई, उन्होंने इंजीनियरिंग को और बेटर किया, उन्होंने लोगों के मतलब लाइफ को आसान किया, बिकॉज उन्होंने इंडस्ट्री रिलेटेड का बहुत इनोवेशंस किए थे। स्टिल थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया था और वो उसी चीज के लिए जाने जाते हैं, बट उन्होंने वो बल्ब को घर घर पहुंचाया, उसकी मार्केटिंग अच्छे से की, इजी अवेलेबिलिटी कराया। जबकि निकोला टेस्ला, उन्होंने अपने आविष्कार को लोगों तक नहीं पहुंचाया, उन्होंने बना के दे दिया, खत्म हो गया। मतलब वो पीपल स्किल्स में नहीं थे ज्यादा, टेक्निकल स्किल्स में बहुत अच्छे थे। थॉमस एल्वा एडिसन पीपल स्किल्स में भी थे और सेम उन्होंने टेक्निकल स्किल्स भी उनके अच्छे थे। सो ये स्टीव जॉब्स ने बताया था एक इंटरव्यू में। कैसे प्रैक्टिस करें? तो पहले तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास आपके लिए एक छोटी सी मूवी है जिसको मैं प्ले करना चाहता हूँ। सो इसको मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे और ये रन होना चाहिए। ऑडिबल है?
these success stories in the world are all these success stories in the world are all stories of great failures, but it was their ability to bounce back in tough times that makes them successful. All these success stories in the world are all stories of great failures, but it was their ability to bounce back in tough times that makes them successful. You don't lead your life, sir. Your patterns are leading your life. You don't take your decision, sir. Your patterns are influencing your decision. आपको मोटिवेशन कहां से आएगा? रियल सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या होता है? एक इंसान को मोटिवेशन कहां से आता है? कैसे आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे भाई साहब? देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं रिकॉग्निशन, ट्रस्ट, हैप्पीनेस ऑफ अचीवमेंट, कंटेनमेंट. कुछ लोग बोल रहे हैं सक्सेस, कुछ लोग बोल रहे हैं मनी. If money was the motivation, then the organization which were giving highest salary should have had zero employee turnover. But even there, people are leaving. Money is not the highest motivation. If success is your motivation, जब तक success आएगा आप motivated हैं. जिस दिन success चला गया, आपका motivation भी चला गया. Motivation should not be outside in, it should be inside out. It should not be outside in, it should be inside out. जब भी motivation external sources पे depend करता है, आप इतिहास नहीं रच पाएंगे. क्योंकि आपसे सोर्स छीन लिया, आपका मोटिवेशन चला गया. असली सोर्स मोटिवेशन का होता है बिलीफ सिस्टम. आदिवासी महिलाएं थाईलैंड की, दे आर पियर्सिंग देयर बॉडी विद अ बैम्बू स्टिक. यूएन सेज इट इज टॉर्चर, but they are saying, no, my Lord is getting pleased and I am getting purified. It is their belief system. Eastern India, the ladies are carrying Durga lamination, walking on the fire walk, burning coal. UN says torture, but she is saying, no, I am getting purified because Durga Devi is getting pleased. It is their belief system. Belief system, sir. कोई दर्द नहीं हो रहा. You know, there are some terrorists in the name of pleasing the Lord. They are killing the small kids. You and I can't do it. They are doing it comfortably because belief system. If I do that, my God will get pleased. Belief system. बिलीफ सिस्टम आदमी को कुछ भी कराने को तैयार कर देता है, कुछ भी करवाने को तैयार हो जाता है. मंडेला 34 साल जेल में बैठे रहे. बिलीफ सिस्टम. नो सैलरी गिवन, सर. बिलीफ सिस्टम. लिंकन, गांधी, मंडेला, टेरेसा, एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, दे हैव हैड पावरफुल बिलीफ सिस्टम. छोटे हाथी का बच्चा बड़ा शैतान होता है. उसको चेन से महावत बांध देता है, वो चेन तोड़ने की कोशिश करता है, बहुत तोड़ने की कोशिश करता है, उसके घाव हो जाता है, खून निकल आता है. चेन तोड़ पाता है? यस नो? नहीं तोड़ पाता. धीरे धीरे हाथी का बच्चा बड़ा होता है, विशाल हाथी बन जाता है. अब उसको जूट की रस्सी से बांध दिया, बांस की बल्ली के साथ खड़ा कर दिया. पेड़ नहीं साहब, पांव भी खींचेगा ना तो बल्ली बाहर आ जाएगी, लेकिन वो रस्सी को तोड़ पाता है? यस नो? इट इज देयर बिलीफ सिस्टम. आज डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. बोलते हैं, भैया राम जी, ये दवाई खा लो, 2 दिन में एकदम ठीक हो जाओगे. ये तुम्हारे लिए अमेरिका से मंगाई दवाई है, 2 दिन में ठीक हो जाओगे. राम सोचते हैं, अच्छा ऐसा? दवाई खाते हैं, कहते हैं अब तो ठीक होने वाला हूं. और 2 दिन में ठीक भी हो जाते हैं. वो दवाई थी? नहीं, वो दवाई नहीं थी, वो एक खोखली गोली थी. इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट. इट इज देयर बिलीफ सिस्टम. ये माइंड इतना पावरफुल है ना, इस माइंड की मदद से ही आदमी, it can break you, it can make you, you can become strongly mental or you can become mentally strong. You can have a hopeless end or you can have an endless hope. Your belief system is right. आप जानते हैं उस लड़की को, अरुणिमा सिन्हा, यूपी के गांव से आई थी. ट्रेन की पटरी के नीचे उसको चेन छीनने के लिए कुछ लोगों ने धक्का दे दिया, दोनों पांव ट्रेन के नीचे आ गए, कट गई. सारी रात वहीं पड़ी रही, कोई बचाने नहीं आया. 49 ट्रेन सारी रात में गुजर गई वहां से. एक ट्रेन इधर, एक ट्रेन इधर, एक ट्रेन इधर, एक ट्रेन इधर, बीच में पड़ी रही पटरियों में, जंगल के बीच में. कोई नहीं था. कीड़े चाट रहे थे उसके पांव को कटे हुए, चूहे खा रहे थे उसकी स्किन और हड्डियों को. कोई नहीं आया. सुबह हुई, दिल्ली अस्पताल में लेके आ गया उसको. और वहां पे आने के बाद जब उसको पता चला मल्टीपल फ्रैक्चर उसकी पीठ में आ गए, पांव खत्म हो चुका है, सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो गई है, प्रोस्ट्रेटेड लेग्स के साथ उसको चलना पड़ेगा. वहां बैठ के क्या बोली? अगर भगवान तूने मुझे बचाया तो जरूर इतिहास रचने के लिए अब तो मैं एवरेस्ट क्लाइंब करूंगी, अब मैं एवरेस्ट क्लाइंबर बनूंगी. बछेंद्रिय पाल के पास गई. बछेंद्रिय पाल ने क्या कहा? तूने ऐसी अवस्था में एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए सोच लिया? तू तो एवरेस्ट क्लाइंब कर चुकी है, अब तो दुनिया को तारीख पता लगना बाकी रह गया है. और जानते हैं, एक एक करके न केवल उसने माउंट एवरेस्ट बल्कि 7 पीक दुनिया की पार कर ली. आज एनडीए गवर्नमेंट में उसको पद्मश्री अवार्ड मिला है. साहब, आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता है, मन से होता है. अगर मन से विकलांग हो गया तो हमेशा के लिए विकलांग हो गया.
ओके, सो नेक्स्ट इज टीम प्लेयर। टीम प्लेयर सिंपल है, जैसे यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हो। टीम प्लेयर कौन होता है? जब आप सारी टीम को एक साथ लेके काम कर सकते हो, आप टीम में रह के काम कर सकते हो। आई नो ये काम मैं अकेले कर सकता हूँ, बट स्टिल हम काम को डिवाइड करते हैं ताकि जल्दी काम हो। एक छोटी सी स्टोरी है जो गोल्ड पिक्चर में आती है। अक्षय कुमार वहाँ पे ट्रेनर होता है, तो वह ना सब लोग को बोलता है कि यहाँ से सारी ईंट उठा के यहाँ पे रखो। तो सब लोग है ना दो दो ईंट उठा उठा के यहाँ पे रखते जाते हैं। फिर है ना वापस अक्षय कुमार बोलता है, वापस इधर से लेफ्ट से राइट लेके आता है, वापस राइट से लेफ्ट लेके आता है। तो बोल रहा है कि सर कुछ तो बोल रहे हैं जो हम लोग नहीं समझ रहे हैं और हम लोग गलत काम कर रहे हैं। ओके, तो फिर सब लोग है ना चेन बना देते लेफ्ट टू राइट में, और दो दो ईंट सब लोग एक दूसरे के हाथ में पास ऑन करते जाते हैं, तो वो सेम काम जल्दी होता है, बिना थके होता है। दैट इज अ टीम प्लेयर वर्क। कम्युनिकेट इफेक्टिवली। कम ऑन, जब हम कोई टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो एक चीज का सबको ध्यान रखना है कि हम जो इन्फॉर्मेशन शेयर करें वो टॉपिक से रिलेटेड हो, आउट ऑफ द बॉक्स। कुछ कन्वर्सेशन या टॉपिक को हम लेके ना जाए, डायरेक्शन में ना लेके जाए। सो दैट इज द मेन रीजन कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। अब सर बट कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेशन करें? तो उसके लिए सिंपल है, आपको आई कांटेक्ट रखना है, फिजिट नहीं होना है। फिजिट मतलब ये ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग क्लैप करते हैं या चुटकी बजाते हैं, हमें ना पूरे डिस्टर्ब कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। सो वो नहीं होना चाहिए। बॉडी मूवमेंट्स अवॉइड करो। ये ऐसे बैठते हो आप लोग हाथ में हाथ डाल के, वो नहीं होना चाहिए। और जब हम लोग कोई वर्ड्स को इलेबोरेट करते हैं तो प्रॉपरली हम लोग उसको इलेबोरेट करें, प्रोनाउंशिएट करें, ताकि ग्रामर्स पे ध्यान रखें ये सब में। एंड हमेशा गाइस देयर इज ऑलवेज एन अल्टरनेट वर्ड इन इंग्लिश फॉर ईच एंड एवरी वर्ड। कि अगर मुझे कोई वर्ड बोलते प्रोनाउंशिएट करते नहीं जम रहा है, तो आई कैन यूज सम अनदर वर्ड, एंड इसको डिक्शनरी में आपको रखना पड़ेगा, जो मैंने आगे मेरी खुद की प्रेजेंटेशन में भी रखा है। एक्सक्यूट कॉन्फिडेंस। अब ये एक्सक्यूट क्या होता है? शो करना, कॉन्फिडेंस दिखाओ। बट कॉन्फिडेंस के साथ में आपको उस टॉपिक की नॉलेज भी होनी चाहिए, जिससे वो कॉन्फिडेंस आपका मतलब ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस ना दिखे, और वो कॉन्फिडेंस दिखे जैसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो, आप पॉजिटिव री क्रिएट करने के लिए रेडी हो। तो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर रखी है, जैसे एक लेडी है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो अपने आप को सुपर वुमेन मानती है। एंड यस आई बिलीव कि घर भी संभालना एंड ऑफिस, एक कॉर्पोरेट ऑफिस को भी संभालना काफी डिफिकल्ट जॉब होता है, एंड शी इज डूइंग दैट। और वो दिख रहा है उसकी पर्सनालिटी में, सेम एज अ पर्सन वो अपने आप को सुपरमैन देखता है परछाई में। दैट इज अपना कॉन्फिडेंस दिख रहा है उसको कि यस मुझे सारे काम आते हैं और मैं अपनी टीम को आगे लेके जा सकता हूँ। नेक्स्ट है सिटिंग स्टाइल। जब आप कम्युनिकेट करते हो तो आप कैसे बैठे हो? पैर पे पैर डाल के। मेंस को, जेंट्स को, बॉयज को नहीं बैठना चाहिए। दे शुड बी ऑलवेज ओपन, जैसे यहाँ पे एक इमेज में बताया है। फीमेल्स जब आप खड़े रहते हो तो कैसे खड़े रहना है, वो एक पोजीशन यहाँ पे मैंने दिखाई है पिक्चर में। और कभी भी हाथ फोल्ड करके तो नहीं बैठना है, या लीन बैक साइड लीन होके ऐसे भी नहीं बैठना है। ये भी ध्यान रखना, मतलब पूरा पोजीशन चेयर की तरफ, और चेयर से पीछे दोनों हाथ ऐसे फैला के मस्त हम लोग लड़ाई ले रहे हैं। अरे मतलब ये चीज नहीं होनी चाहिए जब हम किसी से बात कर रहे हैं या कोई कम्युनिकेशन ग्रुप में है। पांचवा पॉइंट है यहाँ पे, डेवलप क्रिएटिव स्किल्स। कम ऑन गाइस, मतलब हम जो सोचते हैं उसको इमेजिन करना इज ऑल्सो अ क्रिएटिव स्किल्स। एक्सेप्ट एंड लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म। यस आई ऑलवेज डू दिस विथ मी। मतलब कोई मुझे बोलता है कि सर ये चीज है ना, मतलब ऐसे हो सकती है या ऐसे कर सकते हैं, आई ऑलवेज अप्रिशिएट दैट। एंड यस एज सबको गाइस क्रिटिसिज्म को लेना चाहिए, बट उसके सामने उसके पीछे का रीजन भी आप लोग को समझना है कि उसने वो क्रिटिसाइज क्यों किया है। सो ऑलवेज एक दुश्मन का क्रिटिसिज्म इज एज अ पॉजिटिवली आप उसको लोगे तो हाँ, वो आपको सही सलाह दे रहा है कि तेरे को ये आता ही नहीं है। तो यस ये सीखना अपने को चाहिए, मार्केट में इसकी नीड है, ये स्किल्स आना चाहिए हमको। सो ऑलवेज क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लो, एंड ट्राई करो कि हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि नहीं। हम ऐसे जमाने में रहते हैं जहाँ पे किसी ने अगर मुझे बोला कि तू ये कर, तू ये सही नहीं करता, मतलब मुझे बोला, वो एटीट्यूड नहीं रखना। कोशिश करो कि वो चीज ना आए। मोटिवेट योरसेल्फ। जस्ट मैंने एक स्टोरी आपको बताई थी कि विद इन होना चाहिए। वो फायर हमारे अंदर होनी चाहिए, ना कि बाहर किसी और की फायर को देख के हम उसको एक इंस्पायर हो।
prioritize your to-do list. Okay, I'm too bad with this word pronunciation. हमारे काम को हमेशा पहले से चेकलिस्ट बना के रखना चाहिए कि आप जब उसको मुझे ये 1 2 3 4 5 6 काम करने हैं तो यस, टिक 1 डन, टिक 2 डन, टिक 3 डन, तो काफी अच्छे से दिन का काम आपका होगा। और वो टू डू लिस्ट एक रात पहले आपको बनानी है, इस चीज का ध्यान रखना। सी द बिगर पिक्चर। यस गाइस, ये बहुत जरूरी है कि हम किसी भी काम को बहुत छोटे में मैं ये बताऊंगा कि आप जब है ना कहीं पे भी जाते हो और आप एक पढ़ाई कर रहे हो एग्जाम्पल, और पढ़ाई करने के लिए आप सोचते हो अरे यार मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, तो नहीं, आप अपने करियर के लिए आप फोकस कर रहे हो, आप करियर को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हो, तो वो बड़ा पिक्चर हमेशा देखना। कोई एक सब्जेक्ट में अगर आपके मार्क्स कम हो गए तो आपका ओवरऑल परसेंटेज रेशियो गिर सकता है। अगेन मैं ऐसे बोलूंगा कि परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, नो डाउट, बट आपका 100% आपने दिया कि नहीं, ये जरूर इंपॉर्टेंट है। So we are moving to the next topic, that is personality. Personality is all about set of emotional qualities person की क्या है, behave कैसे करता है, और ये person to person different होता है, हमेशा ध्यान रखना। पहला पर्सनालिटी, जब हम किसी को देखते हैं तो हम बहुत बिंदास होते हैं कि उसका फिजिकल अपीयरेंस देख के हम जज करते हैं, हाइट क्या है, वेट क्या है, कलर क्या है, बॉडी क्या है, बिल्ड क्या है, ड्रेस क्या है, वॉइस कैसा है, ये सब चीज हम लोग फिर हम लोग है ना, जब ये सारी चीजें में ओके हो जाता है, ये सारी चीजों में वाव हो जाता है, ये सारी चीजों में हमको शायद वो अच्छा नहीं लगे, बट जब दूसरा टर्म आता है कि जब हम उनसे बात करते हैं, हम उसका इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज देखते हैं कि वो स्मार्ट है, वो इंटेलिजेंट है, वो एक्टिव है, उसका स्पीच का वे अच्छा है, उसकी थिंकिंग अच्छी है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, वो क्वेश्चनिंग अच्छा करता है, रीजनिंग वो अच्छे से समझाता है, अच्छे से बताता है, वो लोगों के लिए बहुत काइंड रहता है, लोगों से बहुत अच्छे से घुल मिल के बात करता है, बहुत जेनरस है। तो ये सारी क्वालिटीज अगेन पर्सनालिटी वेरी करती है। हालांकि 5 फुट का आदमी भी होगा, बट ये सारी नीचे की क्वालिटीज जो है वो अगर उसमें है पर्सन में, तो उसकी पर्सनालिटी हम अच्छी बोलेंगे, क्योंकि फर्स्ट अपीयरेंस हमेशा बोलते कि फर्स्ट अपीयरेंस लुक वाइज कैसा होता है, उसके बाद सेकंड आता है जो 50% वो है, ये 50% ये है। तो हमेशा ध्यान रखना कि बॉडी अच्छी नहीं है कोई बात नहीं, हाइट वेट बॉडी ये सारी चीजें मैटर नहीं करेगी अगर बाकी क्वालिटीज भी आप अपने अंदर मेंटेन रखते हो। On the basis of this characteristics, they judge people as strong or weak personality, good or bad personality. Yes, वो अच्छा है, बुरा है, वो strong है, weak है, ये पता चलता है। बट किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी वो उसके जन्म से नहीं होती है, वो जन्म से वो पर्सनालिटी बननी स्टार्ट होती है। हम लोग ऐसे लैटिन में बोलते हैं किसी का पर्सन, पर्सोना या मास्क बोलते हैं पुराने जमाने में, या ग्रीक्स में या ब्रिटिश में, ब्रिटेन में उन लोग ड्रामा करते थे ना, तो उन लोग है ना मास्क पहनते थे ताकि उसका चेहरा मतलब वो हमको दिखे कि अगर उसको है ना शैतान बनना है तो शैतान वाला फेस बनेगा, उसको भगवान जैसा है कैरेक्टर दिखाना, उसको ऐसा मास्क देते हैं जिससे पता चलता है कि हमको वो सामने अपीयरेंस में दिखता है। संस्कृत में हमने व्यक्तित्व बोलते हैं कि किसी पर्सन का, व्यक्ति मतलब पर्सन, और उसका पर्सनालिटी व्यक्तित्व हम लोग बोलते हैं कैसा है। तो कैसे पता चलेगा उसका व्यक्तित्व कैसा है? सबसे पहले साइकोलॉजी में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि 2 चीजों से पता चलता है। एक उसके जेनेटिक बिहेवियर से, जेनेटिक फैक्टर होता है कि वो कुदरत में मतलब नेचर में कैसा है, नेचर में कैसे आया, उसके पेरेंट्स कौन है, दूसरा वो कौन से एनवायरनमेंट में पला बड़ा है, उसकी परवरिश कैसे हुई है, नर्चर कैसे हुआ है, तो पैदा कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, और नर्चर कैसे हुआ है मतलब उसको पाला पोसा कैसे है, किस एनवायरनमेंट में रहा, ये चीज। जेनेटिक मतलब पेरेंट्स से हार्मोनल स्ट्रक्चर्स उसको आते हैं जो उसका अपीयरेंस बनाते हैं। कम ऑन, आप सभी जानते हो कि हमारा जो लुक्स है, हमारी जो बॉडी है, वो हमारे मॉम और डैड के जीन से हमको मिला है। प्लस आपने हमेशा नोटिस किया रहेगा कुछ आदतें जो हमारे जीन्स में हमको आती है, बिहेवियर्स आदतें, जैसे मैं ऐसे बोलूंगा कि आपने नोटिस किया रहेगा कि किसी के है ना डैड बहुत गुस्से में होते हैं और उसका लड़का भी एकदम एग्जैक्ट है ना, सब लोग बोलते हैं कि ये भी उसके डैड की तरह गुस्सा करता है। क्या किसी के पेरेंट्स बहुत है ना काम होते हैं, बहुत जेनरस होते हैं, और उसके बच्चे में भी
वो चीजें आती है, तो ये जेनेटिक फैक्टर होता है कि वो बाय बर्थ उसको वो जीन्स मिले हैं जिससे वो एक्टिव है, या उसकी हैबिट्स होती है, या उसका बिहेवियर, फेस भी होता है कभी कभी कि वो उसके डैड से उसका फेस बहुत मिलता है, उसकी मॉम से उसका फेस बहुत मिलता है। कुछ होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कहाँ हम लोग बॉर्न हुए हैं, हम लोग है ना गांव में पले बड़े हैं या हम लोग शहर में पले बड़े हैं। तो आप लोग हमेशा सुनते रहेंगे गांव में है ना बहुत जर्म्स होते हैं, बीमारियां फैलती है, धूल मिट्टी होती है। यस, बॉडी में गांव में जर्म ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से गांव में अपना हेल्थ डिफेंस सिस्टम होता है, इम्यूनिटी होता है, वो बहुत अच्छा होता है। हम बहुत है ना कंफर्ट जोन में, अगर शहर में पले बड़े होते हैं ना, तो हमको बहुत जल्दी बीमारियां हो जाती है। तो जैसे है ना पानी के लेके ये चीज आप बिलीव नहीं करोगे, बट मैंने देखा है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बट या मैं किसी क्लोज फैमिली फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ में गांव गया था, एंड दिस गाय वाज कॉन्स्टेंटली, वो 10 दिन तक गांव में बिस्लरी का पानी पी रहा था, एंड वी यूज टू ड्रिंक, वो बोरवेल से हम लोग पानी पी रहे थे, जो हमको बहुत अच्छा लग रहा था, मीठा लग रहा था, बहुत हैवी पानी था वो, एंड कुछ नहीं हुआ। रीजन की मेरे पेरेंट्स की वजह से मैं बहुत सारे गांव में घूमा हूँ, जिसका मुझे बेनिफिट हुआ कि वो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बना। एंड सेम अगर वो कॉन्स्टेंटली अर्बन एरिया में रहता है, बिस्लरी का पानी पीता रहेगा, तो वो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है गाइस। कम ऑन, एनवायरमेंटल में भी बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती है। फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है, कल्चरल एनवायरनमेंट कैसा है, और स्कूल एनवायरनमेंट कैसा है। आप सभी जानते हो फिजिकल मतलब हम गांव में पले बड़े हैं या हम शहर में पले बड़े हैं, सबसे पहला एनवायरनमेंट ये हिट करता है बॉडी को। दूसरा सोशल एनवायरनमेंट हिट करता है कि आप जब भी किसी भी फ्रेंड सर्कल में रहते हो, तो वो एनवायरनमेंट आप मैं ऐसे बहुत इसको ऐसे बताता हूँ कि हम है ना हमारे पेरेंट्स को देख के सबसे पहले सीखते हैं। हमारे पेरेंट्स की अच्छी हैबिट रहेगी तो हमारे अंदर भी अच्छी हैबिट आएगी। हमारे पेरेंट्स में कोई बुरी हैबिट है तो हम वो जल्दी अडॉप्ट करेंगे। तो इस चीज को सोशल एनवायरनमेंट में स्टार्ट करता हूँ। दूसरा सेम ये एनवायरनमेंट जब फ्रेंड सर्कल्स में जाता है। अब फैमिली एनवायरनमेंट आप सब यहाँ पे देखते हो कि हमें ना एक यहाँ पे इमेज दिखा है कि पेरेंट्स हमेशा झगड़ते रहते हैं, तो बच्चे थोड़े से डिप्रेस हो जाते हैं, या वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी बन जाती है बच्चों की। बट वहीं पे अगर आप हम लोग ऐसा घर में बोलते हैं कि दादा दादी होने बहुत जरूरी है। क्यों होने जरूरी है, उसका रीजन ये है कि वो है ना आपको जैसे मैं वैसे बोलूंगा कि धर्म ध्यान के बारे में बताते हैं, वो रिलीजन के बारे में बताते हैं, वो आपको अच्छी आदतें देते हैं, हमको ये अच्छी आदतें इसको फॉलो करना चाहिए, जिसकी वजह से लाइफ अच्छी रहेगी, फैमिली एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। सो यस, बिकॉज बच्चे उन्हीं को देख के सीखते हैं। अब चाहे वो आज की डेट में दादा दादी हो, पूरा पहले टाइम में पेरेंट्स के साथ ज्यादा रहते थे, आजकल पेरेंट्स वर्किंग लाइफ हो चुका है, तो वो चेंज हो चुका है एनवायरनमेंट थोड़ा। अगेन इकोनॉमिक फैक्टर भी इफेक्ट करता है कि हमको जो चाहिए वो तेरे को मतलब मुझे जो चाहिए वो मैं ले लेता हूँ, तो बच्चा भी देखेगा मेरे को भी ये चाहिए तो लेना है। अब उसको नहीं दोगे वो रोड पे लेट जाएगा, जिद करेगा मुझे चाहिए। वो यही देख रहा है कि आप भी लेते हो इसके लिए। गाइस मेरे अंदर है ना एक हैबिट है, मतलब है ना, मतलब मेरे पर्स में पैसे रहेंगे ना, तो उसके अलावा जो चोर पॉकेट्स होते हैं या जो साइड में होता है ना, उसमें भी मेरा 200-500 का नोट रहेगा हमेशा। ये मेरी मॉम से मेरे को हैबिट आई है, वो हमेशा ना पर्स में पैसे रहेंगे, उसके अलावा भी इधर उधर मॉम पैसा साइड में रखती है इमरजेंसी फंड के तौर पे। तो ये हैबिट उनसे मुझ में आई कि मैं भी पैसा बचा के रखने की कोशिश करता हूँ कि कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ इमरजेंसी है, तो हमारे पास साइड में एक्स्ट्रा पैसे होने चाहिए। तो यही ऐसे ही हैबिट्स कुछ है जो कि हमको हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। कल्चरल एनवायरनमेंट कम ऑन, मतलब मैं ऐसे ये चीज को बोलूंगा कि कल्चरल एनवायरनमेंट कम ऑन, हम किस रीजन में बड़े हुए हैं, मतलब किस रिलीजन में बड़े हुए हैं, ये भी बहुत मैटर करता है, जिससे हमारे अंदर वो हैबिट्स आती है। मैं है ना सारे इंडिया में सारे कल्चर्स है, सारे कल्चर्स का हम सम्मान करते हैं। और आपने एक चीज नोटिस करना, हर कल्चर में फास्टिंग का प्रोसीजर है, बिकॉज ये साइंस है कि बॉडी को फास्ट कराने से आपकी हेल्थ अच्छी होती है। अब वो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी में रोजा रखते हैं, हिंदू कम्युनिटी में उपवास रखते हैं, जैन कम्युनिटी में प्रदूषण रखते हैं, हर कम्युनिटी के अंदर फास्टिंग इज देयर एंड दैट इज गुड फॉर हेल्थ। तो ये अच्छी आदत अपने कल्चर से हमको मिलती है बॉडी को हेल्दी
स्कूल एनवायरनमेंट, कम ऑन गाइस, हम पहले 6 साल तक हम अपने पेरेंट्स को देख के बड़े होते हैं, उनकी आदतें अडॉप्ट करते हैं, और 6 साल की उम्र से 20 साल की उम्र तक हमारे पेरेंट्स, हम उसके बाद चेंज हो जाते हैं हमारे टीचर्स के अगेंस्ट, हमारे टीचर्स के हैबिट्स को हम अडॉप्ट करते हैं, हमारे स्कूल में जो दूसरे बच्चों को देख के हम सीखते हैं, दैट इज अनदर एनवायरनमेंट जिसमें हमारी आइडेंटिटी, हमारी पर्सनैलिटी उभर के आती है। 5 टाइप की पर्सनैलिटीज होती है। सो सबसे पहला यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं। तो ये केयरिंग पर्सनालिटी होती है ना, ये ऐसे मैं बोलूंगा कि बहुत सबके बारे में सोचते हैं। हमारे पेरेंट्स है, हमारे फादर्स है, ये आपने नोटिस किया होगा, वो हमेशा है ना सब चीजों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके लेते हैं, हर काम को बहुत सीरियसली लेते हैं, और घर में जो भी नीड्स है, जो भी काम है, वो टाइम पे कंप्लीट हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। सो ये पर्सनालिटी आप लोग अपने फादर्स में देखोगे गाइस हमेशा। सेकेंड पर्सनालिटी अग्रीएबल है। अग्रीएबल इज ऑल अबाउट हमें ना हर चीजों को एक्सेप्ट करते हैं कि यस ऐसे हो सकता है, जिससे ट्रस्ट वर्दी आता है, नहीं ये मेरी बात सुनता है, ये बंदा अच्छा है, कभी गुस्सा नहीं करता है। सो इनका टेम्परामेंट हमेशा लो होता है। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, इसका अगर अग्रीएबल में आपका स्कोर लो होता है तो आप रिवर्स हो, रिवर्स पर्सनालिटी होती है, आर्ग्यूइंग पर्सनालिटी है, या चैलेंज एक्सेप्टिंग वाली पर्सनालिटी है, या कॉम्पिटिटिव पर्सनालिटी होगी, क्योंकि हर चीज को आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आप उसके ऑपोजिट में जा रहे हो। तीसरी पर्सनालिटी एक्स्ट्रावेगेंस की है, जो कि इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट के अंदर कैटेगराइज होती है। ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टॉकेटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, या रिवर्स होंगे कम्प्लीटली। यहाँ पे आप देख सकते हो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी में अकेले रहना पसंद है, या लिमिटेड फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, या अपनी टाइम में ज्यादा होते हैं। जबकि एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी हमेशा पार्टी के लिए रेडी रहेंगे, अकेले भी पिक्चर देख सकते हैं, घूमने जाएंगे बाहर लोगों के साथ में, एक्सट्रोवर्ट करते हैं हर चीजें, डोमिनेंट नेचर होता है। नेक्स्ट इज न्यूरोटिज्म। न्यूरोटिज्म बहुत वनरेबल मैं बोल सकता हूँ, गुस्से को लेके, एंजाइटी को लेके, इनसिक्योर रहते हैं, अनस्टेबल होते हैं। सो इस ऐसे अगर किसी की पर्सनालिटी है तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव सिचुएशंस इनके सामने नहीं लानी चाहिए। पांचवी पर्सनालिटी है ओपननेस। आप हर चीज को अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो, हर चीज को सीखने के लिए रेडी हो। तो ये ऐसे काफी लोग हैं यहाँ पे, अपने आज के सेशन में भी काफी लोग हैं। तो आप लोग ओपननेस रहते हो हर चीज को लेके, ये कुछ नया सीखना, हाँ रेडी है। अच्छा, हम जो रेगुलर काम कर रहे हैं उससे कुछ नया काम करना है, हाँ हम लोग रेडी है। हमेशा आप है ना कुछ रूटीन एनवायरनमेंट को कुछ इंटेंस मोमेंट्स में लेके जाने के लिए रेडी रहते हो, तो दैट इज ओपननेस। तो ऐसी पर्सनालिटीज लाइफ में बहुत जल्दी आगे बढ़ती है, बहुत ज्यादा न्यू न्यू चीजें सीखते हैं। लिसनिंग स्किल्स के अंदर टू लिसन वेल इज अ पावरफुल मीन ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फ्लुएंस एज टू टॉक वेल। जॉन मार्शल का ये कोट है, एंड मैं भी एग्री करता हूँ। भगवान ने हमको 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है, और जब 1 मुंह दिया है तो उससे भी हम खाना भी खाते हैं और हम बोलते भी है। 2 कान दिया है तो हमको 4 गुना सुनना भी चाहिए। एंड यस, अगर आप बोलने से ज्यादा सुनने में ध्यान रखते हो तो जब आप बोलोगे तो वो बहुत इफेक्टिव होगा, बहुत मीनिंगफुल होगा, और लोग सुनेंगे। लिसनिंग को मतलब हमने, एक हम लोग बोलते हैं हियरिंग, एक हम लोग बोलते हैं लिसनिंग। लिसनिंग मतलब हमारी बात उसने सुनी, समझी, याद रखी, उसमें उसने इवैल्यूएट किया और उसको रिस्पॉन्ड किया। ये 5 स्टेजेस होता है। तो यस, आपने मुझे सुना पहले कि मैंने आपको बोला कि आप शांति से लेक्चर में बैठ जाओ। तो आपने शांति से लेक्चर में बैठ गए, आपने मोबाइल देखना चालू कर दिया, तो आपने सिर्फ सुना, समझा नहीं कि मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आपने उसके पीछे मैंने बोला है कि आप लेक्चर पे भी अटेंड करो। जो नॉन वर्बल वर्ड्स थे, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, याद रखना बहुत जरूरी है, और फिर इवैल्यूएशन कि यस मैंने आपको एक कमेंट किया कि आपने ऐसा प्रेजेंटेशन बनाया था, तो अगली बार प्रेजेंटेशन में आप पहले से प्रिपेयर होके आना। ये प्रेजेंटेशन रीड नहीं करना है, प्रेजेंटेशन को समझाना है, टाइम ज्यादा नहीं लेना है, टाइम कम लेना है, बोरिंग नहीं होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो आपने उस पर काम किया कि नहीं, सिर्फ
सुन के छोड़ दिया। एंड ये मैं इस बार प्रेजेंटेशन में देखूंगा आप सबकी रिस्पॉन्ड किया। तो यस, जो मैंने बोला है प्रेजेंटेशन के ऊपर आप सबको, उसका रिस्पॉन्ड हम लोग ये कमिंग वीक में देखने वाले हैं। अच्छा, अभी मैं ना एक संदीप महेश्वरी है, उनकी एक प्रेजेंटेशन है कैरली टाप की, जिसके ऊपर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन उन्होंने कैसे बनाई पुराने कुछ मूवी के वीडियोस को लेके। एंड वो पूरे बोलने के टाइम पे वो प्रेजेंटेशन पीछे चल रही थी, तो ये वीडियो एडिटेड है, बट इसके अंदर उन्होंने प्रेजेंटेशन को कैसे ऐड ऑन किया इस चीज को मुझे बताना था। सो एक बार ध्यान से सब लोग देखना। ये कहानी है 1938 की, कैरली नाम के एक आदमी की, हंगेरियन आर्मी में, और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में, उसको वो जीत चुका था, और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल कैरली को ही मिलेगा। और उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी। उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। और वो कामयाब हो गया, उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड। सिर्फ 2 साल का फर्क था। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, क्योंकि वो आर्मी में था, तो एक एक्सीडेंट हो गया। उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था, उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। जो उसका सपना था, जो फोकस था, सब खत्म। उसके पास 2 रास्ते थे। एक तो ये कि वो बाकी की पूरी जिंदगी रोता रहे और कहीं जा करके छुप जाए, या अपना जो गोल था, जिस पे उसने फोकस किया हुआ था, उसको पकड़ करके रखे। तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, जो उसके पास नहीं था। उसने फोकस किया उस पे जो उसके पास था। जो उसके पास था, और क्या था उसके पास में? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। 1 महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला इस हाथ के लिए, और सही 1 महीने बाद अपनी ट्रेनिंग शुरू करती इस हाथ की। ट्रेनिंग के 1 साल बाद, मतलब कि 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैंपियनशिप्स हो रही थी वहीं पे हंगरी में, और बाकी भी बहुत सारे पिस्टल शूटर्स थे वहां पर। उन्होंने जा करके उसको कांग्रेचुलेट किया, कहा कि यार देखो, ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहां पर आए हो हमको देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था लेफ्ट हैंड की, और उसने जवाब दिया, मैं यहां पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने आया हूं, तुमसे लड़ने आया हूं, तैयार हो जाओ। और कंपटीशन हुआ। बाकी सब वहां पर जितने भी लोग थे वो कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, ये कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से, ओनली हैंड से। कौन जीता? The man with the only hand, कैरली जीत गया। लेकिन वो यहां नहीं रुका। उसका गोल क्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस कंट्री का नहीं, इस पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाला 1940 पे।
जब ओलंपिक्स होने वाले थे, लेकिन 1940s के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। जो ओलंपिक्स होने वाले थे वो भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से, फिर से कैंसिल। उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स में। 1938 में उसकी एज थी 28 साल, 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 इयर्स। और जो यंगर जो प्लेयर्स आते हैं निकल करके, उनसे कॉम्पीट करना मुश्किल होता चला जाता है। लेकिन मुश्किल नाम का ये वर्ड था ही नहीं उसकी डिक्शनरी में। वो गया, पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर्स आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे, और ये अपने ओनली हैंड से कॉम्पीट कर रहा था। और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। लेकिन वो तब भी नहीं रुका। 1952 ओलंपिक्स, दोबारा कॉम्पीट किया उसने, और इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? कैरल ली। 4 साल बाद दोबारा से, और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख दिया ओलंपिक्स। इस पर्टिकुलर कंपटीशन में उससे पहले किसी भी एथलीट ने लगातार 2 गोल्ड मेडल्स नहीं जीते। अब किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। बहुत लंबी लिस्ट है। और दूसरी तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास में 1000 वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा। Yes, next point is important of active listening. नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। हमको क्यों सुनना चाहिए? सबसे पहले तो हमको है ना किसी को बिना कोई क्रिटिसिज्म के सुनना चाहिए, और सुनने के बाद क्रिटिसाइज नहीं करना है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, वो जब कोई पर्सन कोई कुछ बोल रहा है तो उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, उसने क्यों इस स्टेज पे आके ये चीज बोली, उसका हमको समझना चाहिए उस चीज को कि वो किस लेवल पे आके बोल रहा है और उसके पीछे का रीजन क्या है, इसको हमको ज्यादा समझना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि जब हम लोग डिसएग्रीमेंट, फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे है ना इनकार कर दिया, तो मैं भी उसको रिजेक्ट कर दूंगा। ये चीज नहीं होनी चाहिए। ऐसी आइडेंटिटी आप कभी अपने एज अ लिसनिंग मत लाना। पहले तो आप एग्री होते हो कि हाँ कि दो अलग अलग पर्सन से उनकी 2 अलग अलग थिंकिंग हो सकती है, उनके पर्सपेक्टिव्स अलग हो सकते हैं, तो इस चीज को समझने की कोशिश करना कि उसने किस पर्सपेक्टिव से बोला है। नेक्स्ट पॉइंट है, सामने वाले पर्सन का जब आप पर्सपेक्टिव समझोगे ना गाइस, तो आपको वो रीजन और समझेगा कि वो ऐसा उसने क्यों बोला है। अब वो रीजन समझेगा ना, तो आप सामने वाले को वापस रिप्लाई भी अच्छे से कर सकते हो। अच्छा, आई नो कि तो इस रीजन की वजह से है ना ये चीजें बोल रहा है, एंड तेरा ये पर्सपेक्टिव सही भी है। मैंने इस चीज को इस रीजन की वजह से बोला है और मेरा ये पर्सपेक्टिव भी सही है। एक बहुत सिंपल सा कोट है कि एक है ना रोड पे नंबर बना हुआ रहता है 9। अब रोड के इस ऑपोजिट साइड में वो 9 को है ना 6 दिखता है, और इस साइड वाले लेफ्ट साइड वाले पर्सन को उसको 9 दिखता है। तो एक राइट में पर्सन है, एक लेफ्ट में पर्सन है, राइट वाले को 6 दिख रहा है, लेफ्ट वाले को 9 दिख रहा है। तो दोनों गलत नहीं है, दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है, खाली वो दोनों देख रहे हैं और उनके एंगल से वो चीज सही है। सो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला किस एंगल से बोल रहा है। इसमें आपको सोल्यूशन मिलने में आसानी होगा। अगर आप कोई प्रोडक्ट सामने वाले पर्सन को सेल करते हो, उसका प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट क्यों है वो समझ के अगर हमने उसको प्रोडक्ट दिया, तो आपका सेल्स बढ़ेगा।
उसके पीछे का उसको कोई चीज चाहिए, उसको वो क्यों चाहिए, उसके पीछे की रीजन आपने समझ लिया तो आपका सेल्स अच्छा होगा। इसीलिए एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है बिजनेस में। कैसे बढ़ाए सर, मुझे एक्टिव लिसनिंग करनी है, तो हमेशा ध्यान रखना आप है ना, स्पीकर को देखो, आई कांटेक्ट रखना उसके साथ में, फेस कांटेक्ट आप रखो। हाँ, अभी आई कांटेक्ट मैंने बोला तो उसको घूरने का नहीं है, उसको देखना है। आई नो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम लोग अगर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने है और खिड़की के बाहर पीछे कोई कुछ काम चल रहा है तो नजर नहीं जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि कोई है ना टारगेट मूव हो रहा है और उसको हमको हिट करना है। सो यस आई नो दिस इज डिफिकल्ट कि बहुत बड़े जब आप एनवायरनमेंट में हो, सेमिनार हॉल में हो, क्लासरूम में हो, ऑफिस में हो, और इतनी सारी चीजें चल रही है और उसमें हमको सिर्फ स्पीकर को देखना और समझना है, सुनना है, आई कांटेक्ट रखना है, तो डिफिकल्ट होता है। बट ट्राई कि आप इस चीज को मेंटेन रखो। बी अटेंटिव बट रिलैक्स। अटेंटिव होना मतलब एकदम उसको ऐसे आगे आप बॉडी लैंग्वेज ऐसे रख के उसको देखोगे घूरोगे तो वो नहीं है। हाँ, आप रिलैक्स रहो, शोल्डर्स रिलैक्स रहने चाहिए, सामने वाले को देखना है, आई कांटेक्ट रखना है। एंड यस एज ए नॉर्मल जब कोई क्वेश्चन वो पूछता है तो यू कैन रिप्लाई ऑल्सो, आप उसको रिप्लाई भी कर सकते हो। एंड अगर वो कन्वर्सेशन मतलब उसका टॉपिक जब खत्म हो जाता है तो आप उनको क्वेश्चन भी कर सकते हो। इन बिटवीन टोकना नहीं है। कीप एन ओपन माइंड, यस, बिना क्रिटिसाइज किए किसी को भी आप उस सामने वाले पर्सन को जब सुनोगे समझोगे तो हमारे लिए भी वो इवेल्युएट होगा चीज, हम ज्यादा अच्छे से सामने वाले को समझ पाएंगे गाइस। क्रिटिसिज्म आगे बढ़ने नहीं देगा, इस चीज को पहले ही ध्यान रखो। जज नहीं करना है किसी की थिंकिंग को गाइस, किसी पर्सन को। फोर्थ स्टेप है लिसन टू वर्ड्स एंड ट्राई टू पिक्चर व्हाट स्पीकर इज सेइंग। मैंने जब आपको यहाँ पे एक स्टोरी बताई थी वीडियो में, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की, तो वो स्टोरी में जब ट्रेन आ रही थी जा रही थी एंड अरुणिमा सिन्हा करके जो लेडी है जो उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा। सो ये पूरी स्टोरी के अंदर आप उस स्टोरी के साथ में इमेजिन कर रहे थे चीजों को, तो यस ये बहुत अच्छी बात है। आप बहुत क्रिएटिव थिंकिंग करते हो, आप पिक्चराइज करते हो, आप चीजों को समझ रहे हो। सो ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है और ये होनी चाहिए क्वालिटी। ये नहीं है क्वालिटी तो आपको ये अडॉप्ट करनी पड़ेगी क्वालिटी को। ट्राई टू इमेजिन जब स्पीकर कोई चीजें बता रहा है तो। स्टेप 5 इज डोंट इंटरप्ट एंड डोंट इम्पोज योर सॉल्यूशंस। पहले तो इन बिटवीन हमको नहीं बोलना है। गाइज आपको पता है जब हमारे है ना बचपन में हमारे घर में कोई मेहमान आता था और वो कुछ बात करते थे तो हम बीच में चिल्लाते थे, तो हमको एज अ शांत किया जाता था, बच्चे शुश, बीच में नहीं बोलना है जब बड़े बात कर रहे हैं। तो वो कंप्लीटली वो है ना चीज चली गई है फैमिली में से आज की डेट में। उसके बदले पूरा का पूरा वो एक टीवी शो ऐसा आ गया जिसमें एकदम एग्रेशन है, लाउड है, इन बिटवीन बिहेवियर, बीच में जाके बोलना इंपॉर्टेंट है, कन्वर्सेशन को इंटरप्ट करना इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें आ रही है। तो कहाँ से सीखेंगे? सो हम आई नो यहाँ पे अभी ये जो वीडियो देख रहे हैं काफी लोग हैं जिन्होंने ये चीज को ऑब्जर्व किया रहेगा। हम है ना बचपन से जब हम बड़े हुए ना तो हमको एक है ना बहुत बाय डिफॉल्ट चीज सिखाई गई है, हमारे बैक हैंड में दिमाग में ये चीज ब्रेन में डाल के रखी है। जब कोई आता है घर में मेहमान तो बिहेव करना है, तो अच्छा बच्चा बन के रहना है, अच्छे कपड़े पहन के रहना है, अच्छे से उनसे बात करनी है, पोलाइट रहना है। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे दिमाग में आया हुआ है, ये करने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट कि हमको इसको रियल वर्ल्ड में एग्जीक्यूट करना जब हम बड़े हो जाते हैं। अच्छा, किसी को भी इंटरप्ट करते हो ना तो उसका मीनिंग कुछ और होता है। इट्स कुछ कोड मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है कि जब आप किसी को इंटरप्ट करते हो इन बिटवीन तो उसका मतलब होता है आई एम मोर इम्पोर्टेंट देन यू आर। टीचर पढ़ा रही है एंड आपने एज अ स्टूडेंट आपने इन बिटवीन कोई क्वेरी डाल दी आउट ऑफ द बॉक्स, तो यस वो ऐसा हो जाएगा कि टीचर ये सोच सकती है व्हाट आई एम सेइंग इज मोर इंटरेस्टिंग, एक्यूरेट और रिलेवेंट। मैं सही बता रहा हूँ टीचर, आप गलत हो। अगेन आई डोंट रियली केयर व्हाट यू थिंक। सो एक ये जाता है मैसेज कि आप जो बता रहे हो वो मुझे उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है बिल्कुल भी। आई डोंट हैव टाइम फॉर योर ओपिनियन, आप जो बता रहे हो मेरे पास उतना टाइम नहीं है उस चीज के लिए।
कन्वर्सेशन, इट इज अ कॉन्टेस्ट, आई एम गोइंग टू विन, मैं टीचर आपको हरा दूंगा। सो जब मैंने एक स्टूडेंट टीचर का एग्जांपल दिया है, बट ये किसी भी एनवायरनमेंट में हो सकता है, ये इवन ऑफिस मीटिंग्स में हो सकता है, सेमिनार्स में हो सकता है, या आप कहीं पे कुछ काम कर रहे हो, उस आपके वर्क एनवायरनमेंट में भी ये सारी चीजें ऐड ऑन हो सकती है। वेट फॉर द स्पीकर टू पॉज एंड आस्क एंड क्लेरिफाई योर क्वेश्चंस। गाइस, हमेशा स्पीकर पॉज देता है, दे हैव अ टाइम सेपरेटली फॉर क्वेश्चन आंसर्स राउंड, इन दैट मोमेंट आप ये चीजें कर सकते हो। 7th स्टेप, आस्क क्वेश्चंस ओनली टू एंश्योर अंडरस्टैंडिंग। गाइस कम ऑन, पूरी रामायण होने के बाद राम कौन सीता कौन ये नहीं पूछना है, एंड क्वेश्चंस हमेशा टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए, कन्वर्सेशन से रिलेटेड होने चाहिए। try to feel what speaker is feeling. Yes, come on, जब उसने डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने जब स्टोरी हमको बताई, तो उस टाइम पे हमने उस स्टोरी से रिलेट किया, हमने उसको फील किया, हमने वो एक्सप्रेशन को फील किया, हमने वो जॉय को फील किया, हमारे हार्ट में एम्पैथी आई थी। तो यस, दैट इज अ एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। स्पीकर कुछ पूछ रहा है तो आप उसको फीडबैक दे रहे हो, जैसे मैंने क्वेश्चंस पूछा था, तो आप लोग कमेंट्स में उसका आंसर दे रहे हो। तो यस, दैट इज अ फीडबैक कि मैं बता रहा हूँ और आप लोग भी, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, नॉट वन वे। नॉन वर्बल क्लूज को हमेशा समझना चाहिए। फॉर एग्जांपल गाइस, आप यहाँ पे जब मैंने कोई कमेंट किया है और आपने उसका रिप्लाई नहीं दिया, तो मैं समझ रहा हूँ यू आर गेटिंग बोर्ड, आप कैसे बोलूंगा इस चीज को मैं, एक्साइटेड नहीं हो टॉपिक को लेके, आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, आप ऐसे हैंड्स फोल्ड करके बैठे हो, तो यहाँ पे मुझे समझ जाएगा कि आप है ना इस टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं हो, मुझे तुरंत इस चीज को भापना है, अटेंशन लेना है और वो टॉपिक को चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। सो इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा एक्टिव लिसनिंग में। ओके, प्रेजेंटेशन स्किल्स आर मोर अबाउट कैसे आप प्रेजेंट करते हो। सो इट्स नेचुरल कि कम्युनिकेशन करना है यहाँ पे, सो दैट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन स्किल्स। अब वो प्रेजेंटेशन ग्रुप ऑफ पीपल्स के सामने हो सकता है, कोई स्ट्रेंजर्स के सामने हो सकता है, कोई बड़े हॉल में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, या कोई कम्युनिटी सेंटर में भी हो सकता है। और बहुत सिंपल है, आप प्रेजेंटेशन से ऑडियंस को क्या बताना चाहते हो, कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हो, कुछ लेक्चर देना चाहते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, मोटिवेट करना चाहते हो, या गुडविल बिल्ड करना चाहते हो। तो प्रेजेंटेशन देने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपका इंफॉर्मेशन है, जो आइडिया है वो, या ओकेजन है, या इवेंट है, या कोई गिवन सिचुएशन के ऊपर आप प्रेजेंट करने वाले हो, वो क्लियर टॉपिक रहे आपको, तो आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाओगे लोगों के साथ में। यहाँ पे एक मैंने सिंपल सी स्टीव जॉब्स की पर्सनालिटी बताई है। 1998 से लेकर 2011 तक 12 साल उन्होंने आईफोन के रिलीज को प्रेजेंट किया विद द सेम टी शर्ट, सेम जीन्स, सेम टाइप ऑफ टी शर्ट, सेम टाइप ऑफ जीन्स, एंड वो डेलिबरेटली है ना हमेशा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी प्रेजेंट हुई उनकी। और मतलब कम 98 से आज तक हमको पता है कि एप्पल कंपनी का ग्रोथ क्या है। फर्स्ट कंपनी रिटेल सेक्टर में जो $1 बिलियन की कंपनी बनी है, सबसे पहली कंपनी जिसने $1 बिलियन कमाया है, और इनका टारगेट है कि वो सबसे पहली कंपनी होगी $1 ट्रिलियन की भी। तो अच्छी बात है ये। कम ऑन ऑडियंस। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। 1998 में जब आईफोन को पहली बार रिलीज किया था कंप्यूटर को, तो उन्होंने पहले तो है ना जो माइक्रोसॉफ्ट को पसंद करते हैं वो इस रूम से निकल जाए, सिर्फ मतलब लिटरली उसने अपना कंपटीशन यहीं पे खत्म कर दिया कि आप माइक्रोसॉफ्ट को पसंद करते हो तो आप प्लीज ये रूम छोड़ के जा सकते हो, ये आपके लिए नहीं है। दूसरा, नेक्स्ट टाइम जब पहला आईफोन उन्होंने रिलीज किया था, आई थिंक 2001 या 4 में आईफोन रिलीज किया था, उस टाइम पे उन्होंने, आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, एक पूरे प्रेजेंटेशन में 40 या 50 मोबाइल्स चेंज किए थे, वो फोन हैंग ना हो प्रेजेंटेशन के टाइम पे, एंड विदाउट किसी को पता चलते हुए वो पूरा प्रेजेंटेशन स्मूथली गया, वो भी इन लाइव लोगों के सामने, लाइव मीडिया के सामने। दैट वाज द स्किल ऑफ द कम्युनिकेटर। ऑडियंस कैन बी इफेक्टिव बाय लेवल ऑफ, अच्छा किस ऑडियंस के सामने हम प्रेजेंटेशन करें, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है
नॉलेज है, ऑडियंस को आपको कैसे इम्प्रेस करना है, नॉलेज से इम्प्रेस कर रहे हैं, लैंग्वेज स्किल से इम्प्रेस कर रहे हो, बैकग्राउंड से इम्प्रेस कर रहे हो, एटीट्यूड से इम्प्रेस कर रहे हो। सर बैकग्राउंड से भी कोई इम्प्रेस होता है, या कम ऑन वो मैं ऐसे बोलूंगा कि अंबानी का बच्चा है, या मैं बोलूंगा वो टाटा सन्स है, तो उसको सुनना चाहिए। तो ये आप सुन सकते हो कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का वारिस है, तो उसकी थिंकिंग कैसी होगी, वो कैसे बैकग्राउंड से है, वो समझने के लिए हम जरूर एक बार उसको सुनेंगे। प्रेजेंटेशन की टाइप्स क्या है? सो पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। प्रेजेंटेशन है ना टाइम और पर्पस पे डिफाइन करता है। तो सबसे पहले तो कितना टाइम आपको बोलना है। कम ऑन, अगर फॉर्मल प्रेजेंटेशन है तो वो 10 मिनट से 1 आवर्स तक हो सकती है, अगर वो ऑफिस में हो रही है। आप कॉलेज में सेमिनार्स में हो, वो 1 मिनट से 10 मिनट्स तक का शॉर्ट टॉक रेंज हो सकता है। मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि ऑफिस प्रेजेंटेशन होती है तो वो आपको पहले ही बोलेंगे कि आपको ये 1 घंटे तक प्रेजेंटेशन को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। आप कॉलेज क्लासेस में देते हो तो यू हैव टू कंप्लीट दैट विद इन 5 मिनट्स और विद इन 10 मिनट्स, ये आपको हमेशा बताया जाएगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना और अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ स्लाइड्स डिसाइड करना, अकॉर्डिंगली आप अपने स्पीच को रेडी करना। फिर है पर्पस क्या है। कम ऑन, मतलब मेरा पर्पस अगर बहुत बड़ा है, बिजनेस टॉक है, बहुत इंफॉर्मेशन पास ऑन करना है, तो वो टाइम जाने वाला है। मुझे इंस्ट्रक्ट करना है, टाइम जाने वाला है। मुझे एंटरटेनमेंट करना है, 10 मिनट में भी एंटरटेनमेंट कर सकते हो, 1 घंटा भी एंटरटेनमेंट कर सकते हो। तो उस अकॉर्डिंगली आपको है ना प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आपको अपने प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजें एड ऑन करनी पड़ेगी। इन्फॉर्म करना है या इंस्ट्रक्ट करना है, तो कम ऑन गाइस, मैं ऐसे बोलूंगा कि दोनों ही चीजों में बहुत टाइम लगता है और दोनों की प्रिपरेशन आपको बहुत डिटेल करनी पड़ेगी। आपको रिपोर्ट्स बनानी पड़ेगी, आपको सर्वेस करने पड़ेंगे, तब ये चीजों को आप ज्यादा अच्छे से बता पाओगे। पर्सुएट करना है मतलब मोटिवेट करना है, या किसी को एनकरेज करना है, ग्रुप ऑफ पीपल्स को। कम ऑन, मैं आप सभी मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेंबर्स मुझे देख रहे हैं, सबको एक चीज बोलूंगा कि आप 18 हो गए, 18 होते ही अपना वोटिंग कार्ड बनाना है। वोटिंग कार्ड बनाने के बाद वोट देने भी जाना है, बिकॉज आज भी इंडिया में 100% में से सिर्फ 50 to 60% ही लोग वोट करते हैं ओवर पॉपुलेशन पे। एंड यंग जनरेशन अगर वो वोटिंग नहीं करेगा, वो अपने, तो उसको कोई हक नहीं है बोलने का कि यू नो डेवलपमेंट कहाँ पे, बिकॉज यू हैवंट इवन वोटेड फॉर योर कंट्री। तो सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है किसी को भी मोटिवेट करना। यस गाइस, मतलब कितना बड़ा, मैंने कंट्री वाले लेवल पे आपको बोल दिया कि आपको वोट करना चाहिए, नहीं तो आपको कोई हक नहीं है डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ उसके लिए बात करने का। एंड ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज पीआर रखती है, उसके लिए एडवर्टीजमेंट एजेंसीज है ना, डायलॉग्स लिखती है, बड़े बड़े राइटर्स से वो स्लोगन्स लिखवाती है, ताकि वो हिट हो, आपके दिमाग में एक छाप छोड़ जाए, और जिससे आप वो मोटिवेट हो, या तो प्रोडक्ट खरीदने के लिए, या तो वोट करने के लिए, या फिर वो उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एंटरटेनमेंट करना है तो कमान, हमको पता है कि हमको कॉलीग्स है, प्रमोशन इवेंट्स है, एनिवर्सरी है, या वो ऐसा ही कुछ शो रहेगा जहाँ पे, या सोशल गैदरिंग है, वहाँ पे एंटरटेनमेंट करना। कमान, आप ऑफिस में जाके एंटरटेनमेंट करने के लिए प्रेजेंटेशन नहीं दोगे। तो यस, ह्यूमर क्रिएट करना है तो आपको बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसको प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, और आपका स्टेज कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करना है, इंस्ट्रक्ट करना है, कि आपको मोटिवेट करना है, कि एंटरटेन करना है, ये पहले क्लियर कर दो। डिटरमाइन द पर्पस। फिर ऑडियंस एनालाइज करो कि मैं जो बोलने वाला वो कौन सी ऑडियंस के सामने बोलने वाला हूँ। वो पढ़े लिखे हैं, वो अनपढ़ है, या वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है कि अनएक्सपीरियंस्ड है, वो लड़का है कि लड़की है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी तो आपको डिलीवरी देने में आसानी होगी। चूज द मेन आइडिया। कम ऑन, जब आप किसी को मैं ऐसे बोलूंगा इंस्ट्रक्ट कर रहे हो या इन्फॉर्म कर रहे हो, तो आपका आइडिया बहुत क्लियर होना चाहिए। आपके सारे एग्जाम्पल्स वो आइडिया के अराउंड ही होने चाहिए। जो भी आप स्टोरी बताते हो, जो भी आप आइडिया शेयर, मतलब चीजें बता रहे हो प्रेजेंटेशन में, चाहे वो पिक्चर्स हो, म्यूजिक हो, ऑडियो, वीडियो, वो आपके मेन आइडिया को सपोर्ट देना चाहिए। रिसर्च ट्रूली करना है गाइस। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरा नेट से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। कम ऑन, ऐसा नहीं होता है। कोई एक जगह इंटरनेट पे जो रिसोर्स है वो 100% एक्यूरेट हो, बहुत कम होता है।
इन द टर्म्स ऑफ आज की डेट में कितना फेक इंफॉर्मेशन आता है, तो ये हमेशा ध्यान रखो कि 2 जगह से वो चीज को वेरीफाई करके लो। फॉर ओवरव्यू एंड कंसेप्ट इंफॉर्मेशन आप एनसाइक्लोपीडिया, विकीपीडिया, हैंडबुक, डिक्शनरी चेक कर सकते हो। आज की डेट में सारी चीजें नेट पे अवेलेबल है। आप डेटास को एनालाइज कर सकते हो, स्टैटिक्स को, बिब्लियोग्राफीज के सोर्सेज पे जाके चेकआउट कर सकते हो डेटा वेरीफाई करने के लिए। और दूसरे सोर्सेज भी है, जैसे बिब्लियोग्राफी अभी मैंने जैसे बताया था, इंडेक्सेस है, आप प्रिंटेड मटेरियल देख सकते हो, मैगजीन, जर्नल, न्यूज़पेपर्स, गवर्नमेंट के पैम्पलेट्स होते हैं, गवर्नमेंट की एनजीओ की स्कीम्स होती है, वो काफी चीजें वेरीफाई होके ही प्रिंट होती है, बहुत बेसिक्स है। या ऑडियो वीडियो न्यूज में आप चेकआउट कर सकते हो, इंटरव्यूज मटेरियल चेक कर सकते हो, आईएएस ऑफिसर्स के इंटरव्यूज कैसे होते हैं, तो उसमें आपको क्वेश्चंस और ज्यादा क्लियर होंगे। एंड सेम, कंप्यूटर इज ऑलवेज देयर फॉर आवर हेल्प, गूगल इज ऑलवेज देयर फॉर आवर हेल्प। पहले हमेशा 5 बार ड्राफ्टिंग होता है। पहले आप प्री ड्राफ्ट बनाते हो, प्री पीपीटी बनाते हो, फिर मेन पीपीटी बनाते हो, फिर रिवाइज करते हो, फिर पीपीटी में एडिट होता है, फिर फाइनली आप पब्लिश करते हो, सबके सामने प्रेजेंटेशन को शेयर करते हो। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमको है ना नेवर एंडिंग प्रेजेंटेशन नहीं देनी है। इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इतना मटेरियल से या कंटेंट से भर दिया प्रेजेंटेशन को, क्या है ना, मतलब वो इंटरेस्ट निकल जाता है, वो ज्यादा लंबा हो जाता है टॉपिक। तो ये चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि आप मैसेज को, अपने टॉपिक को पकड़ के रखो और ट्राई टू कंप्लीट इट विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। This can be further achieved by taking actions some of the following paths, like purpose statement रखो, personal story रखो, quotation रखो, questions रखो, starting statement किससे करोगे, reference of the occasion क्या होगा, humorous story होगी। ये सारी चीजें अपने presentation में है, तो आपका काम, आपकी presentation टाइम पे खत्म होगी। इसमें से कुछ भी मिसिंग हुआ तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बॉडी या टेक्स्ट या डिसीजंस, मतलब आपके प्रेजेंटेशन की बॉडी क्या है, उसमें टेक्स्ट क्या है, उसमें डिस्कशंस क्या हो रहा है, वो भी बताओ। अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है, मीटिंग वाला अरेंजमेंट है या सर्कुलर टेबल में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और टाइम को अरेंजमेंट आपको करना है, तो ये हमेशा पहले ड्रेस कोड ध्यान अप्रोप्रिएट रखो, टाइम पे आना है, बॉडी लैंग्वेज सही होना चाहिए, सेटिंग सही होना चाहिए, और एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड थिंग जो इस पर्टिकुलर सेशन में हो सकती है, और एक सबसे आपको क्वेश्चंस पूछना रहेगा और सामने आंसर भी देना है, तो पहले से पुराने कुछ क्वेश्चंस बना के रखो कि कौन क्या क्या पूछ सकता है, और टॉपिक्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अच्छे से अरेंज करके रखो कि पहला टॉपिक ये आएगा, फिर ये आएगा। कैजुअल सीट्स है तो आप हमेशा कैजुअल अरेंजमेंट से ना, कोई हैप्पी मोमेंट्स के लिए ही होता है, आपने ऑलरेडी ये चीज अचीव कर ली, उसके लिए कैजुअल अरेंजमेंट्स होती है, तो आपको ज्यादा फॉर्मल नहीं होना है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कंपैरिजन कांस्टेंट अरेंजमेंट्स को, कम ऑन गाइस, हमेशा डिस्कस करके बताओ। जैसे कि अभी अपन मोबाइल सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, तो 2 कंपनीज की सर्विसेज है, जियो एंड एयरटेल, किसकी सर्विसेज अच्छा है वो आप बता सकते हो, एंड ये डिपेंड करेगा कि आप किस एरिया में रहते हो और वहां पे उस कंपनी के कितने टावर्स हैं। तो ऐसा कंपैरिजन हमेशा रखना प्रेजेंटेशन में, अरेंजमेंट्स में। पहले से ही क्वेश्चंस कुछ वो पूछने वाले हैं, उसके लिए आप है ना, उसके प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को पहले ही एड्रेस कर दो, ताकि सामने वाले के क्वेश्चंस क्रिएट ही ना हो। तो वो क्वेश्चन आंसर रखोगे ना, तो और मजा आएगा आपको। ज्यादा लंबा प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। आई नो गाइज, आप मुझे बोलोगे कि सर ये प्रेजेंटेशन ऑलरेडी 2 आवर्स का होते जा रहा है, तो गाइज ये 4 डिफरेंट चैप्टर्स थे जो मैंने एक ही प्रेजेंटेशन में कंप्लीट किया है, सो दैट्स व्हाई ये सारे चैप्टर्स अलग अलग पार्ट्स में भी मेरे चैनल पे, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड समरी और कंक्लूजन हमेशा देना, विजुअल एड्स रखना, जैसे मैंने इस बार आपको प्रेजेंटेशन में एक वीडियो रखा था, 2 वीडियोस मैंने रखे थे, बहुत सारे इमेजेस रखे थे, तो जो हेल्प करता है हमारे टॉपिक को समझने के अंदर। अगर आप चाहो तो आप चॉक एंड बोर्ड, व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हो मेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, जहाँ पे सिर्फ इमेज है और उस इमेज को आप एक्सप्लेन कर रहे हो। फ्लिप चार्ट्स रख सकते हो, चार्ट्स रख सकते हो, शीट्स रख सकते हो, ताकि सबको और ज्यादा डिटेल में समझ में आए। प्रोजेक्टर रख सकते हो, बेस्ट रहता है स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए कि वो प्रोजेक्टर में सबको दिखे,
एंड प्रोजेक्टर के एंगल्स को हमेशा ध्यान रखना कि विजिबिलिटी प्रॉपर हो फर्स्ट टू लास्ट तक। दूसरा, टेक्स्ट कितना बड़ा होना चाहिए कि मैं 5 फुट दूर से भी मेरे लैपटॉप पे अगर देख सकता हूँ तो वो 5 मीटर दूर से भी प्रोजेक्टर के ऊपर का टेक्स्ट देख सकता है। मतलब साइज ऑफ फॉन्ट इतना होना चाहिए। हाई टेक्नोलॉजी विजुअल्स रख सकते हो वहां पे आप, प्रोजेक्शन जब आप करते हो तो उसके साथ में बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर सकते हो और उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो। रिहर्स करके जाओ प्रेजेंटेशन। कम ऑन गाइस, हमारे ग्रुप का एक प्रेजेंटेशन होने वाला है, सो संडे का दिन है, आप लोग रिहर्स करना एंड देन आप लोग नेक्स्ट वीक में प्रेजेंटेशन को सबके सामने प्रेजेंट करना। मिरर के सामने रिहर्स करो, बहुत अच्छा होगा कि आप है ना कैसे वर्ड्स को प्रोनाउंशिएट करते हो, आप कैसे खड़े रहते हो, आप कैसे वो एक्सप्लेन कर रहे हो वर्ड्स को, आपका स्टोरी लाइन बैठ रहा है कि नहीं। तो रिहर्स करने से ये सारी चीजें का बेनिफिट होगा। नेक्स्ट, थोड़ा टाइम लास्ट में बचा के रखो ताकि आप क्वेश्चन आंसर्स को भी सॉल्व कर सको। जैसे मैंने ये 1.5 आवर में ऑलमोस्ट ये सेशन को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ एंड मैं थोड़ा सा टाइम रखूंगा कि मैं आप सबके साथ क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कर सकूँ। बाकी मेरे यूट्यूब वाले सारे कैंडिडेट्स आप कमेंट में क्वेश्चंस डाल सकते हो एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट आंसर्स। समरी ऑफ दिस टुडे सेशन, हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सॉफ्ट स्किल्स के बारे में सीखा, हमने पर्सनालिटी के बारे में सीखा, पर्सनालिटी कैसे इफेक्ट करती है एक ह्यूमन को, एनवायरनमेंट जेनेटिक्स इफेक्ट करते हैं वो देखा, इंट्रापर्सनल स्किल्स हमने देखे, लिसनिंग स्किल्स हमने देखा यहाँ पे, सीखा उसके बारे में, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे देंगे ये चीज सीखी इस हमने सेशन में। एंड आई होप कि ये प्रेजेंटेशन इफेक्टिव कैसे दे वो आप अपने प्रेजेंटेशन में इसको ऐड ऑन करो और नेक्स्ट वीक में जो प्रेजेंटेशन दोगे वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती